नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात कर। खूबसूरत दिखने के लिए हम क्या नहीं करते, अच्छी क्रीम, अच्छा शैम्पू, अच्छा तेल, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं और अच्छा खाना भी खाते हैं ताकि हमारी स्किन, हमारे बाल सब कुछ सुंदर नजर आए। लेकिन सोचिए, यदि इतना करने के बाद भी आपके बाल झड़ने लगे। दरअसल महाराष्ट्र के बुल्ढाना में इन दिनों लोग जुल्फों को छूने से भी डर रहे हैं। वजह वो बीमारी है जो कि लोगों को तेजी से गंजा बना रही है। बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक इस बीमारी की चपेट में है। हाल ये है कि मेडिकल टीमों ने गांव में डेरा डाल लिया है और एक एक मरीज के सर के बाल और उनके नाखूनों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। और यही नहीं, वहां के पानी की भी जांच हो रही है। आईसीएमआर की टीम भी प्रभावित गांव में मौजूद है, लेकिन अब तक जांच टीमों के हाथ कुछ भी खास नहीं लगा है। अब तक ये बीमारी 11 गांव तक फैल चुकी है। खबर ये भी कि 12वें गांव को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया है, क्योंकि वहां भी लक्षण नजर आने लगे हैं। इस बीमारी में पहले सर में खुजली की शिकायत होती है और फिर उसके बाद सर के बाल तेजी से गिरने लगते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इस बीमारी की वजह क्या है। क्या इस बीमारी के पीछे कोई वायरस है या फिर पानी और खान पान की वजह से बीमारी फैल रही है? तो आज महाराष्ट्र के बुल्ढाना में फैली इस बीमारी के बारे में अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगी कि आखिर ये बीमारी क्या है और क्या वो बाकी जगहों पर भी पहुंच सकती है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जिन बालों को इन बुजुर्गों ने सालों साल तक संभाले रखा, इस उम्र में ये बाल हाथ लगाते ही हाथों में आ रहे हैं। ये केवल बुजुर्गों के साथ नहीं हो रहा, बुल्ढाना के करीब 11 गांव के बच्चे और बड़े सिर पर हाथ फेरने से भी डर रहे हैं। बालों के तेजी से गिरने की बीमारी से यहाँ दहशत है। शहरों से डॉक्टर्स की टीम यहाँ पहुंची है, जो गाँव वालों के सिरों से लेकर उनकी त्वचा तक की जाँच कर रही है। यही नहीं, तमाम लोगों के यूरिन सैंपल भी लिए गए हैं, लेकिन अभी तक जांच में टीम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। गंजा करने वाली बीमारी ने बुल्ढाना के 11 गांव तक अपने पांव पसार लिए हैं। 250 से ज्यादा लोग अपने बाल गंवा चुके हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोगों में इस बीमारी के लक्षण नजर आने लगे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले उन्हें सिर में खुजली की शिकायत हो रही है, जिसके बाद उनके बाल तेजी से झड़ रहे हैं। आईसीएमआर की टीम भी यहाँ पहुंच चुकी है, जो कि जांच में जी जान से जुटी है। हमने ये पाया कि वाकई लोगों के हेयर जो है लूज हो गए हैं, निकल रहे हैं और हम इसकी जांच करेंगे। हमने बालों के भी सैंपल इकट्ठे किए हैं और दूसरे कुछ सैंपल भी इकट्ठे किए हैं, जैसे यूरिन वगैरह, नेल्स वगैरह। तो हम इन सैंपल्स को ले जा करके और लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। समस्या तो है, पर उसका कारण क्या है अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। बुल्ढाना के लोग इस रहस्यमय बीमारी को गंजा वायरस के नाम से पुकार रहे हैं। कुछ इसे टकला वायरस भी कह रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ सबको अपने बाल गायब होने का डर सता रहा है। हालांकि इस बीमारी के पीछे कोई वायरस है या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। कुछ लोग इसे फंगल इन्फेक्शन भी मान रहे हैं। हालांकि अभी तक जांच में फंगल इन्फेक्शन की बात भी सामने नहीं आई है। इस बीमारी को इन गांवों के पानी में खारेपन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। प्राथमिक जांच की गई है। वो इलाका खारे पानी में आता है। हमारे स्किन स्पेशलिस्ट को लगा कि पानी में नाइट्रेट, आर्सेनिक और लीड की मात्रा की जांच की जाए, जिसके चलते हमने पानी के सैंपल खामगांव शहर के लैब में भेजे थे। उसकी जो रिपोर्ट आई, उसमें नाइट्रेट और टीडीएस का प्रमाण बहुत ज्यादा है। लीड और आर्सेनिक की जांच पुणे के लैब में की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट 8 से 10 दिन में आएगी। केमिकल युक्त दूषित पानी के कारण बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स गांव में हो रहे हैं। बुल्ढाना के करीब 11 गांव में डर की एक नहीं कई वजह है। पहली वजह ये कि अभी यहाँ तक पहुंची जांच टीमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। डर की दूसरी वजह यह है कि जिन लोगों के बाल अचानक गिरे हैं, उनमें से तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें पहले किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। तीसरी वजह इस बीमारी को लेकर तमाम तरह की वो अफवाहें हैं जो तेजी से फैल रही हैं। हालांकि प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वो घबराएं नहीं और जांच रिपोर्ट आने दें। लेकिन मामला जुल्फों का है,
जिसकी फिक्र अब यहाँ लोगों को खाए जा रही है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से ज़का खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हमारे संवाददाता ज़का खान इस वक्त हमारे साथ बुल्ढाना से जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं, सीधा जानते हैं कि अभी तक फिलहाल हालात वहां पर क्या है। क्या लोग ज़का अभी भी दहशत में है क्या इसको लेकर? देखिए, मामले आज इतनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि वो 170 के पार मरीजों की संख्या हो गई है। अगर गांव वालों की हम बात करें तो गांव के लोग दहशत में तो दिखाई दे ही रहे हैं। साथ में कुछ लोगों ने हमसे बात की, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम लोगों को जो दूसरे गांव के लोग वो हीन भावना से देखते हैं, नीच भावना से हमें देखते हैं। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग ने हमसे कहा कि वो दाढ़ी बनाने गया था तो हजाम ने उससे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उसने कहा मैं बोनगांव से हूँ। तो हजाम ने उसे इस बात से दुकान से बाहर कर दिया कि भाई आप बोनगांव से, मैं आपकी शेविंग नहीं कर सकता, आपकी दाढ़ी नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, उस बुजुर्ग ने ये भी बताया कि हमारे गांव में 3 सब्जी वाले सब्जी बेचने के लिए आते थे, लेकिन पिछले 8 दिनों से वो भी नजर नहीं आए। एक हिसाब से गांव में दहशत का माहौल तो है ही। और लोगों ने यहाँ तक कहा कि भाई मेडिकल की टीम यहाँ पर हर रोज आ रही है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई जिला लेवल से आ रहा है, लेकिन अभी तक बीमारी का पता लगा ये लोग लगा नहीं पाए हैं और हमें बीमारी से निजात दिला नहीं पाए हैं। यानी एक सामाजिक इशू भी लगातार बनता जा रहा है। तो क्या आप फिलहाल मामलों में कोई कमी आप देख रहे हैं या अभी भी हाल बिल्कुल वैसा ही है? ICMR समेत, क्योंकि बहुत सारी टीमें आप भी बता रहे हैं कि वहां पर पहुंच रही हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, जो मामले सामने आ रहे हैं, पहले 3 दिन में 50 लोग मतलब जिनके बाल झड़ने के मामले सामने आए थे। उसके अंदर बच्चों की संख्या भी थी, महिलाएं भी थी। एक बुजुर्ग महिला भी हमारे सामने, उसका हमने वीडियो आपने देखा होगा, हमने भेजा, उसके भी बाल झड़ रहे थे। अब मामला ऐसा हो गया है कि अब पेशेंटों की संख्या लगातार रफ्तार से बढ़ते जा रही है, जिसके चलते कल दिल्ली से ICMR की 8 लोगों की टीम यहाँ आई थी, जिसके अंदर एक चेन्नई के डॉक्टर थे, पुणे से एक महिला डॉक्टर थी, भोपाल से एक विशेषज्ञ आए थे और एम्स से 2 डॉक्टर आए थे। एम्स के अंदर जो एक डर्माटोलॉजिस्ट है सोमेश गुप्ता, उन्होंने हमसे आज तक से बात भी की। उनसे हमने पूछा कि सर, प्राइमरी बेसिस पे आपने जो जांच की, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने ये कहा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हो रहा है, कुछ ना कुछ कारण है जिस कारण लोगों के बाल झड़ रहे हैं। उन्होंने स्किन के सैंपल लिए, बालों के सैंपल लिए, नाखूनों के सैंपल लिए और उन्होंने हमसे ये भी कहा कि ये जो सैंपल हम लेके जा रहे हैं, ये एम्स के जो लैब है उसके अंदर इसकी जांच की जाएगी और इसकी जो रिपोर्ट आएगी उसको 10 से 15 दिन लग सकते हैं। यानी अभी फिलहाल सैंपल्स ही लिए जा रहे हैं। सवाल अब ये भी है कि मामलों की शुरुआत आखिर कैसे हुई, कब हुई और कैसे पता चला कि ये समस्या किसी एक की नहीं बल्कि ये तो कई गाँव की है? जी देखिए, जो मामले हैं वो 8 जनवरी को सामने आए थे। बुल्ढाना जिले के अंदर एक शेगांव तहसील है, उसके अंदर 3 छोटे गांव हैं, एक बोनगांव, कालवाड़ और हिंगना। सबसे पहले जो मरीज सामने आए वो बोनगांव से थे, जहां पर एक घर के अंदर ही माता को और उसकी बेटी को बाल झड़ने की शिकायत सामने आई थी। महिला के पति ने तुरंत इस बात की जानकारी जो सरपंच है उनको दी। सरपंच ने इस बात की जानकारी तालुका आरोग्य अधिकारी को दी और उन्होंने इस बात की जानकारी जिला आरोग्य अधिकारी को दी। जिला प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, आरोग्य विभाग की टीम वहां पहुंची। वहां पर जो अपने ये DHO साहब है, जो जिला आरोग्य अधिकारी है, उन्होंने प्राइमरी बेसिस पे 99% कहा था कि लोगों को फंगल इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। तुरंत लोगों के बालों के सैंपल लिए गए, पानी के सैंपल लिए गए, स्किन सैंपल लिए गए, स्किन बायोप्सी के लिए। उसके बाद जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर पानी की जो अंदर TDS बढ़ा हुआ था और नाइट्रेट काफी प्रमाण से बढ़ा हुआ था, क्योंकि ये पानी का जो ये गाँव है ये पूरा एक खारे पानी का पट्टा कहलाया जाता है। जो अकोला जो स्किन की बायोप्सी के लिए भेजा गया था, वहां से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें स्पष्ट कहा गया था कि किसी को भी फंगल इन्फेक्शन नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, नजर आप बनाए रखिए। ज़का खान हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। बहरहाल अब इसी पर चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर सुनीत सिंह, पैरोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हिताशा पाटिल हैं, ये डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर VD तैमुरनिक हमारे साथ मौजूद है, ये प्रेसिडेंट है नीमा के। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर शरद अग्रवाल हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। तो बालों का झड़ना और वो भी एक साथ 12 गांव के लोगों का। सबसे पहले डॉक्टर सुनीत आपके पास आते हो, क्या कोई वायरस की संभावना इसके पीछे दिखती है? की संभावना तो मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं देख रहा हूं, लेकिन जो परिस्थितियां, ये इसको 2 तरीके से देखा जाना चाहिए। इस तरह का जो ये बाल झड़ना है, ये शुरू एक काफी अरसे से है कि या एकाएक जानकारी में आया है हमारे अभी, और ये काफी पहले से चल रहा? एकाएक आया सर, जो खबरें वहां से अच्छा, एकाएक आया है। तो ऐसे कंडीशन में इवन
अगर हम बात करें TDS और वाटर क्वालिटी की, एब्सोल्युटली दैट अफेक्ट्स, लेकिन होता ये है कि एकाएक इस तरीके की चीजें वाटर क्वालिटी की अफेक्ट नहीं करती, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हमें जो लग रहा है कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शस ओरिजिन हो सकती है, वो फंजाई भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो अभी जब तक इसका कोई कल्चर रिपोर्ट, या क्योंकि जब तक हेयर फॉलिकल्स को लेकर के कल्चर और तमाम सारी चीजें न की जाए, ये बता पाना तो मुश्किल है कि ये वायरस है कि बैक्टीरिया है कि फंजाई है। ठीक है लेकिन डॉक्टर साहब, टोटल जो इसकी जो रूपरेखा दिखाई दे रही है एकाएक होने की, ये कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शस ओरिजिन की तरफ संकेत दे। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक छोटा सा जवाब और रख दीजिए, वो ये कि एक साथ 11 गांव तक ये पूरी, जो लोग कह रहे हैं कि बीमारी फैली है, अब 12वें गांव को भी इसकी चपेट में, क्योंकि वहां भी बहुत सारे लक्षण दिख रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक साथ 12 गांव इसकी चपेट में आ जाए? ये बिल्कुल मुमकिन है, ये उस कंडीशन में जब इसकी ओरिजिन इन्फेक्शस हो, और खासकर चूंकि ये एक एरिया काफी खारे पानी के लिए जाना जाता है, तो तमाम सारे ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई हैं जो साल्ट लविंग होते हैं, और वो इसका एक कारण बन सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति है, इवन पानी अगर दूषित है उन बैक्टीरिया और जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कुछ, या वो चाहे वो फंजाई हो या कुछ अन्य हो, तो ऐसी कंडीशन में ये एक संक्रामक बीमारी का रूप ले सकती है अगर उस पानी का इस्तेमाल लोग बाल धोने और नहाने के लिए या अन्य कामों के लिए करते हैं। ठीक है डॉक्टर हर्षिता, आप क्या समझती हैं, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? Hi, I'm Dr. Hitasha. So yeah, there can be multiple reasons. एक तो है कि जैसे डॉक्टर ने बोला कि it can be bacteria, it can be fungi, it can be because TDS levels बहुत ज्यादा निकले हैं water के, and nitrate levels are also high. All of this can contribute to such a presentation that we are getting in so many people. So yes, ये सारे एक साथ भी हो सकते हैं, या फिर ये एक कोई रीजन भी हो सकता है। सो जब तक हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं आते हैं, वी कैन नॉट से कि एग्जैक्टली इसका रीजन क्या है। बाल झड़ने का अमूमन कारण क्या देखा जाता है? नॉर्मली अगर हम बाल झड़ने का कारण देखें तो सबसे पहले तो वो जेनेटिक होता है, स्ट्रेस रिलेटेड होता है, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो उस वजह से होता है। प्लस यस, देयर कैन बी सम सर्टेन फंगल इन्फेक्शंस जिसके वजह से आपका बाल झड़ जाता है, बट उसका प्रेजेंटेशन काफी अलग होता है। एंड ऑल्सो इन TDS एंड इन नाइट्रेट पॉइजनिंग यू कैन सी कि आपके बाल झड़ने लगते हैं, पर उसका जो पीरियड होता है वो क्रॉनिक होता है, मतलब कि जो you are coming in contact with that water since a very long time. That is when you see such cases. डॉक्टर VD तेंबुरनीकर साहब, अब आपके पास आते हो, अब देखिए दोनों हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने पानी, खारा पानी हो सकता है या फिर उसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो हानिकारक और कारण बन सकती है बाल झड़ने का। आपके हिसाब से क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? एक तो ये बहुत ही भयानक बीमारी जो है, लोगों को इससे बहुत ही टेंशन है। और आज की तारीख में देखिए तो 188 केसेस जो है वो आज का फाइनल टैली जो है वो 188 केसेस का बताता है। 11 से 12 गांव में ही है। इसमें जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब की हमने चर्चा की है। तो अभी तो हम पूरी ICMR की टीम भी वहां आई है, आयुष और यूनानी डॉक्टर्स के स्पेशलिस्ट की टीम भी वहां पहुंची है, लेकिन कुछ खास कारण उसमें ढूंढ नहीं पाए हैं। लेकिन इसमें बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि अभी बताया कि उसमें लेड की मात्रा जो है पानी में वो 54 है, 54%। और TDS जो है वो 2100 है, जो 1110 तक जो है वो नॉर्मल रहता है। इसमें टॉक्सिसिटी ऑफ अदर जो ये है मेटल्स है वो भी उसमें कारण हो सकता है, जैसे कि थैलेनियम, मर्क्यूरी, सेलेनियम, आर्सेनिक, बोरिक एसिड, ये जो है ये सब की टॉक्सिसिटी की वजह से ये सब हो सकता है। फंगस की जो चर्चा हो रही है, लेकिन जो ICMR की टीम आई है उन्होंने फंगस होने का चांस तो कम दिखाया है। और इतना एक्यूट है, ये 3 दिन में या 5 दिन में पूरे तरह से जो अफेक्टेड लोग हैं पूरे 3 या 5 दिन में गंजे हो रहे हैं। इतना एक्यूट जो है वो किसी इन्फेक्शन में या फंगस में होना थोड़ा बहुत मुश्किल है। इसमें डाइट का भी प्रॉब्लम ये आ सकता है,
अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पीने के लिए पानी तो दिया है, लेकिन बाकी एक्सटर्नल यूज के लिए जो बोरवेल ट्यूबवेल का पानी यूज कर रहे हैं उसका कारण हो सकता है। और बहुत सी चर्चाएं वो मैंने वहां से के बहुत से डॉक्टरों के साथ भी और पेशेंट लोगों के साथ भी बात की, नागरिकों के साथ, जनता के साथ बात की, तो उन्होंने बहुत से ये भी बताया इसमें। तो कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, कोविड हो जाने के बाद कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नजर आए हैं बाद में जो असर दिखाना शुरू करते हैं, या फिर आफ्टर वैक्सीनेशन कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं, इसकी भी संभावना देखी जा सकती है। और कुछ किसी चीज की एलर्जी जो है, कॉमन एलर्जी, कुछ एलर्जेन वहां आ सकते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो, बड़ी मात्रा में आजकल पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है और वो पेस्टिसाइड की वजह से भी हो सकता है। और एक बहुत ही गंभीर ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी कि आजकल गांव भी छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे गांव में बहुत से झोला छाप डॉक्टर्स काम करते हैं, और झोला छाप डॉक्टर्स अपनी इसमें कुछ ऐसी दवाइयां दे सकते हैं जिनका उनको ना यूज मालूम है, ना उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स मालूम है। तो ऐसा कुछ उसमें हो रहा है क्या? किसी लेकिन सर उसमें भी एक आध मरीज को वो दवा दी गई होगी, लेकिन फिर उसके बाद इसका फैल जाना। चलिए, आपने बहुत सारे कारण बताए, और डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि आपने वहां स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है। मैं लौटती हूँ, एक बार मैं डॉक्टर शरद अग्रवाल को इंक्लूड कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब, आपको लास्ट मिनट लेने का मकसद यही था कि आप पहले सबकी बात सुन लें कि आखिर सबके व्यूज क्या है। अब आपके पास आते हुए, क्योंकि आईसीएमआर की टीम सर वहां पहुंची हुई है, पहली बात जो जांच के सैंपल्स ले गए हैं उसका रिजल्ट आने में कितना वक्त लगेगा। दूसरा सवाल, अभी अभी आपने सुना कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोविड वैक्सीनेशन लगी और उसका साइड इफेक्ट, क्या हम इसको मान सकते हैं? हालांकि उसमें बहुत सारा लंबा समय हो गया, और अगर साइड इफेक्ट होना था तो फिर इतने समय बाद केवल इतने ही गांवों में क्यों हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस पर आपकी राय कि क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं। डॉक्टर शरद, आपके पास आते हुए। देखो, जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसा भी आपके रिपोर्टर ने बताया कि उसे अब 150 लोग हो गए हैं, तो बेसिकली जो सैंपल साइज है वो भी बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि अब तक जो रिपोर्ट आ रही थी 10-11 गांवों में 100 लोगों को ऐसा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो वाटर सैंपल जो पानी बॉम्बे से वो ले रहे थे वॉशिंग और नहाने के लिए वो यूज कर रहे थे, उसमें बता रहे हैं नाइट्रेट जो है 54 मिलीग्राम पर लीटर पाया गया है। नाइट्रेट की एक्सेप्टेबल वैल्यू शायद 45 मिलीग्राम पर लीटर रहती है। और टीडीएस का ज्यादा होना एक कारण हो सकता है गंजेपन का। दूसरा, अगर नाइट्रेट है तो जैसा कि रिपोर्ट में जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, रिपोर्ट में वहां कह रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर के सैंपल बिल्कुल सही है। तो मैं चाहूंगा ड्रिंकिंग वाटर के जो सैंपल है उसकी एक न्यूट्रल एजेंसी से जांच कराएं कि ड्रिंकिंग वाटर के सैंपल, क्योंकि नाइट्रेट बढ़ने का कारण समझिए आप, नाइट्रेट कोई ऐसा नहीं है किसी ने लाके डाल दिया और नाइट्रेट केवल वॉशिंग के पानी में बढ़ेगा। नाइट्रेट जो है, जब हमारी ये हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं खेती के लिए, उससे वो नाइट्रेट जो है वाटर इसके सॉइल के थ्रू ग्राउंड वाटर में मिलता है। और ये नाइट्रेट की प्रॉब्लम केवल इस गांव की नहीं है, अभी देश में करीब 779 डिस्ट्रिक्ट्स पे सर्वे हुआ था वाटर सैंपल का, जिसमें 440 डिस्ट्रिक्ट्स में नाइट्रेट के हाई लेवल मिले थे। और नाइट्रेट के छूने से, वॉशिंग से नहीं होगा। नाइट्रेट का अगर कोई कंज्यूम करता है पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में मिला हुआ है, तो ये आयोडीन के अपटेक को इफेक्ट करता है, जिससे कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कम बनता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपोथायराइडिज्म इज ए वेरी कॉमन कॉज ऑफ हेयर फॉल, बट एंड टीडीएस इज ऑल्सो ए वेरी कॉमन, क्योंकि टीडीएस आप देखिए 110 या 100 या 120 तक एक्सेप्टेबल होता है जी, वो 2100 है। दैट इज वेरी 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 मच अलार्मिंग। और इससे केवल ये गंजेपन की बात नहीं है, नाइट्रेट की वजह से बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। ब्रेस्ट कार्सिनोमा कॉमन है, लोअर गैस्ट्रिक कैंसर होता है, ब्लैडर का कैंसर होता है, बच्चों के अंदर ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, मैथ हीमोग्लोबिनिया होता है। तो केवल ये नहीं होगा, इसलिए जैसा पहले वायरोलॉजिस्ट साहब ने कहा था कि इट डजंट सीम लाइक कि ये सडनली इनकी वजह से, क्योंकि एक्यूट इंसिडेंस नहीं होगा, इट सीम्स कोई इन्फेक्टिव इटियोलॉजी है, वो वायरल भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है। लेट द रिपोर्ट्स कम। लेकिन मेरा यही मानना है
कि हमारे देश के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है वो उसका निदान भी करते हैं, ICMR लगी हुई है, वो जरूर पता करेगी। लेकिन उसको वहां पे हमें गाँव में भी उनको थोड़ा सा समझाना है, एजुकेट करना है कि परेशान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है ना डॉक्टर साहब की, बात से बात फैल जाती है, फिर उसके बाद अगर किसी और गांव में ऐसा कुछ नहीं भी है तो लोग इस बात को समझने लगते हैं। लेकिन एक छोटा सा जवाब डॉक्टर साहब आपसे ही, क्योंकि ICMR से जुड़े हुए हैं, कितना वक्त लग जाता है रिपोर्ट आने में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में टीमें वहां पर मौजूद है, सैंपल्स लिए जा रहे हैं वहां पे? देखिए 2 से 3 हफ्ते का समय भी लग जाएगा उन्हें बाकी रिपोर्ट्स आने में। वो पुणे की लैब में भेजा है उन्होंने। लेकिन मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये भी बड़ा फर्क होता है कि बार्डनेस जो हो रही है वो परमानेंट है, टेम्परेरी है। नहीं सर, इसमें जो खबर मिल पा रही है वो ये है कि टेम्परेरी है, उसके बाद वो क्योर भी हो रहा है, वापस आ रहे हैं बाल। यस, सो ये एक चीज है जो वहां पर हमारी NGOs के थ्रू या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू पब्लिक को एक जो भय फैल रहा है ना, एक डर फैल रहा है, उसे दूर करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि इरिवर्सिबल है। अगर ये किसी वजह से भी हो रहा है तो बाल आ जाएंगे। मतलब उसका हम एक, जैसे आपने वो बहुत ही सीरियस था जो आपके रिपोर्टर ने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। हाँ। कि गांव में नाई बार्बर जो है वो दाढ़ी नहीं बना रहा है इस डर से कि कहीं वहां ना फैल जाए। लोग वहां सब्जी बेचने नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल वेजिटेबल सेलर्स नहीं पहुंच रहे हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे मीडिया का या हम लोगों का भी, हम एजुकेट करें कि इससे परेशान ना हो, जो भी चीज है उसका इलाज है अगर वो ऐसी चीज है और ये एक्यूट ऑनसेट है तो मोस्ट लाइकली इट इज ए इन्फेक्टिव वन देन दिस नाइट्रेट और TDS। ठीक है, एक बार डॉक्टर सुनील अब आपके पास आते हुए, अब आपने सबकी बात सुन ली। देखिए बहुत मुमकिन है कि पानी में कहीं ना कहीं कोई रासायनिक तत्व हो जिस वजह से ये इशू हो सकता है। इस बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा यही एक सवाल प्रश्न यहाँ पर है कि अगर रसायन का इफेक्ट हमें इमीडिएट नहीं दिखने लगता है, ये एक लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। इन्फेक्शियस ओरिजिन अगर होती है तो हमें उसके इफेक्ट एकाएक दिखने लगते हैं। तो मेरा ये मैं ये जानना चाहता हूं या इसके पीछे अध्ययन की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है ये वहां काफी पहले से चल रहा हो और संज्ञान में अभी आया हो। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि 2100 TDS का लेवल, TDS इज नोन की वो जो है वो इलास्टिसिटी बाल की प्रभावित करता है, हेयर फॉलिकल को जो है वो डैमेज करता है, वो तो बात तब सही है। लेकिन अगर ये असामान्य स्थिति एकाएक पैदा हुई है जो कि पहले नहीं थी, तो वहां पर ये चीज कहीं ना कहीं संक्रामकता की तरफ या संक्रमण की तरफ जो है इशारा कर। सर अब इसमें ना हमारे साथ डॉक्टर VD तेम्बुरनिकर जी मौजूद हैं। एक बार, क्योंकि डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि आपने वहां पर जो लोकलाइट्स हैं उनसे बात की है, कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई है, अब किस तरह का ये पूरा इलाका है, और अगर हम ये माने कि पानी में कहीं हैवी मेटल्स की मौजूदगी है जिस वजह से ये हो सकता है, तो क्या ये मुमकिन है? वहां पे आपकी जो बातचीत वहां लोकल लोगों से हुई है, क्या कुछ आप जानकारी वहां से दे पाएंगे? एक तो ये जो पूरे जो गांव है वो अति बिछड़े गांव हैं, वहाँ बहुत सी सुविधाएं नहीं हैं। जैसे कि पानी की भी बहुत किल्लत है वहाँ। पीने के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से पानी मिलता है जो वहाँ की व्यवस्था है, लेकिन जो यूज करने के लिए वो ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही एजुकेटेड लोग नहीं है, तो ऑल आर स्कैर्ड। उनको ऐसा लगता है कि पूरे गांव पूरा इलाका बाढ़ हो जाएगा, गंजा हो जाएगा। और उसमें जैसे कि सोशल इश्यूज हो रहे हैं अभी, अभी बताया गया है कि कोई तरकारी वाला नहीं आ रहा है या फिर कोई किसी नाई जो है वो ये कर रहा है, तो सोशल बाइकॉटिंग का भी कुछ वहाँ इंसिडेंसेस हो सकते हैं। तो इसलिए जैसे कि अग्रवाल सर ने कहा कि लोगों में जाकर वहाँ बताने की जरूरत है। जैसे कि हमारी नीमा बुल्ढाना ब्रांच है वहाँ की, वो बुल्ढाना ब्रांच के डॉक्टर्स और वहाँ के तालुका मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह जो है वो वहाँ जाके सब लोगों में बैठ के लोगों के साथ बात करके उनका धीरज उनको दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि दीज आर ऑल टेम्पररी थिंग्स और इससे डरने की बहुत जरूरत नहीं है और उसमें आपके जानो माल को कुछ नुकसान नहीं है। बाल है, आज है, नहीं है तो कल आ जाएंगे, क्योंकि ये टेम्पररी हेयर लॉस है। ऐसा लोगों में जाकर उनको बताने की, उनको
धीरज देने की जरूरत है, वो हमारे लोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल, वो एक बात है। देखिए, जागरूकता फैलाना एक बात है, लोगों को समझाना एक बात है, टीमें वहां पर, मेडिकल टीमें पहुंची हैं, वो वहां पर अपने स्तर पर, अपने लेवल पर वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन कारण क्या हो सकते हैं? आज हम बुल्ढाना में बात कर रहे हैं किस तरीके से वहां एक साथ 12 गांव के लोग गंजापन का शिकार हो गए हैं और इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। आईसीएमआर की टीम वहां पर मौजूद है, लगातार सैंपल्स लिए जा रहे हैं। इसके पीछे के कारण और वजह क्या है उसको जानने की लगातार कोशिश हो रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ भी बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपके पास आते हुए, अब जैसे एक हम फर्ज कीजिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बाल झड़े लेकिन उसके बाद वापस भी आ गए। अब ऐसे में इसका कारण आप क्या मानेंगे? क्या ये कोई वायरस है, पानी इसके पीछे वजह हो सकता है, क्योंकि लोग ठीक भी हो रहे हैं? वो चीज बड़ी क्लियर है। जैसा कि पहले वो डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि अगर ये बहुत ओवर द पीरियड ये चल रही है प्रॉब्लम, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि आजकल इतना मीडिया जागरूक है। अगर पहले से होता तो पहले कहीं ना कहीं बात आ गई होती है। तो ये एक्यूट ऑनसेट है, और एक्यूट ऑनसेट में ज्यादातर चांसेस इसी बात के हैं कि ये कोई इन्फेक्टिव प्रॉब्लम है। अनलेस अंटिल हम ये पता लगाएंगे कहीं कोई नया उद्योग या कोई नई फैक्ट्री या कोई और नया चीज वहां पे जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता हो, कोई ऐसी चीज तो वहां लोकल एरिया में नहीं हुई है। हमें ये चीज तो जांच के बाद ही पता चलेगा। दूसरा, अगर बाल दोबारा आ रहे हैं तो और भी ज्यादा चांसेस है कि वो इन्फेक्शन की वजह से ही है, क्योंकि पानी तो वैसे ही है जैसा पहले आ रहा था, उसमें तो कोई सुधार करा नहीं है हमने भी। तो मेरा इसमें मानना सिर्फ यही है कि रीजंस तो जो भी होंगे वो सामने आ जाएंगे। अगर ये इरिवर्सिबल हेयर लॉस नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। और होता क्या है हमारे देश के अंदर, इस तरह की चीजें होती हैं तो अगर वो छोटी छोटी चीजों को उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और उसको मैग्नीट्यूड बड़ा दिखाना शुरू कर देते हैं। प्रोबेबली ऐसा होता नहीं है। दूसरा, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, जो नीमा के प्रेसिडेंट है वहां पे, हम जो अपने जो आईएम में महाराष्ट्र यूनिट का प्रेसिडेंट है डॉक्टर संतोष कदम है, उसको हम ये लेटर लिख रहे हैं और उनको भी कह रहे हैं कि वो जो भी वहां पे हेल्प हो सकती है अपनी तरफ से उसको वो कराएं। ये हम उसको लिख रहे हैं। और मेरा अभी भी ये मानना है कि जांच का अपना एक विषय है, जांच हो रही है, और उसमें जो ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से ड्रिंकिंग वाटर आता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो वॉशिंग का वाटर, जो ट्यूबवेल का वाटर वहां इन्फेक्टेड है, लोग उसे नहीं पी रहे हैं। ड्रिंकिंग आ रहा है क्योंकि वहां पे इलिटरेसी ज्यादा है, तो हो सकता है लोग उस पानी को भी पी रहे हैं, और उसकी वजह से नाइट्रेट ज्यादा है। तो नाइट्रेट ज्यादा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म करेंगे ही करेंगे, और हाइपोथायरॉयडिज्म इज ए बिग कॉज ऑफ हेयर फॉल। बिल्कुल, चलिए। तो ये मिक्स हो सकता है, कुछ तो क्रॉनिक जो नाइट्रेट्स और टीडीएस की वजह से हो रहा है, सुपर एडेड बाई सम इन्फेक्शन जिसकी वजह से सडनली नंबर बढ़ गए, और उन लोगों के जिनको इन्फेक्शन की वजह से है उनका वो दोबारा से बाल आ रहे हैं। ये जब जांच अवेयरनेस की भी, अवेयरनेस की भी कमी है, थोड़ा वहां एजुकेशन की भी कमी है, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर हिताशा, अब आपके पास आते हुए, अब आपने सबकी राय सुनी, अलग अलग कारण इसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन वापस बाल का आ जाना, क्या हम इसको ये कहें, या फिर एक आप मैसेज क्या दे सकती हैं कि ये एक परमानेंट लॉस नहीं है और ये महज एक टेम्परेरी, और वापस बाल आ भी रहे लोगों के? अगर वापस आ रहे हैं बाल, सो ऑब्वियसली ये टेम्परेरी है। एंड आई थिंक कि अगर एज अ डर्मेट मैं कोई एडवाइस दे पाऊँ तो मैं यही दूंगी कि आप खाना पीना अच्छा रखिए, आपके डाइट पे ध्यान रखिए, प्रोटीन इंटेक ज्यादा लीजिए, आपका विटामिन B12, जिंक, विटामिन D, ये सब कुछ एक बारी चेक करके अगर कुछ डेफिशिएंसी है तो आप उसको रेक्टिफाई कीजिए। एंड अगर आपके बाल फिर से ग्रो हो रहे हैं तो उसका थोड़ा और ज्यादा ध्यान रखना है विथ गुड ऑयलिंग, और मे बी अगर आप कुछ अच्छे ट्रीटमेंट्स कर पाए। बट जैसे डॉक्टर ने बोला कि वहाँ पे लोगों में इतनी ज्यादा लिटरेसी नहीं है, तो हमको ये सारी चीजों का वहाँ अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। अवेयरनेस की जरूरत है। इसीलिए अब तमुनिकर जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि पहली बात तो आप खुद वाकिफ है उस इलाके से और आप कह रहे हैं कि आपकी लगातार वहां के लोगों से भी बातचीत हो रही है। अब एक और मिथ वहां पर फैल रहा है कि ये एक रहस्यमय बीमारी है, उसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन की कमी है क्योंकि अभी तक जांच में पता ही नहीं चल पाया कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, लेकिन रहस्यमय बीमारी के नाम पर इसको लगातार फैलाया जा रहा है। ये सही है। अपने देश में कोई अगर ऐसी नई चीज आती है, नई बीमारी आती है, तो उसे या तो रहस्य का नाम दिया जाता है या फिर किसी कोप का नाम दिया जाता है, किसी देवता का कोप है, ऐसा भी वहां चल रहा है। कोई देवता बहुत ही नाराज हो गई है, और ये सब बातें मिथ्स वहां फैल रहे हैं।
लेकिन इसीलिए तो टीम्स सब डॉक्टर की, जैसे कि अभी अग्रवाल जी ने भी कहा IMA की भी टीम वहाँ काम करने के लिए वो उनको भी लिखेंगे। हमारी टीम तो ऑलरेडी काम कर रही है। लोगों में घर घर में जाके इसके बारे में बताना चाहिए कि ये बीमारी है, इसमें कोई रहस्य नहीं है ना कोई। एक ठीक है, अभी बीमारी की वजह का पता नहीं चला है, लेकिन बीमारी की वजह का पता भी चल जाएगा, क्योंकि बड़े ही पैमाने पे इसके ऊपर काम हो रहा है। पूरी सरकारी जो गवर्नमेंट की एजेंसी है वो सब काम कर रही है, और इसमें 2-4 दिन हफ्ते में इसका वजह भी मिलेगी, उसकी दवा भी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो भी है वो हेयर लॉस के जो कॉजेस है वो अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें बहुत से कॉजेज जो इंडिविजुअल है जो मासेस में नहीं आते, लेकिन जो भी मासेस में आते हैं वो जो है नाइट्रेट का ये हो, लेड का हो, आर्सेनिक का हो, या फिर बायोटिन, जिंक और आयरन की कमी का हो। तो ये जो दवाइयां हैं वो गवर्नमेंट एजेंसी घर घर में पहुंचाएगी। जैसे कि अभी हिताशा मैडम कह रहे थे कि उनको डाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए या हाई प्रोटीन डाइट, लेकिन वहां पे इलिटरेसी और गरीबी इतनी है कि वो डाइट वेट का बहुत प्लान नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमारी सरकारी एजेंसी की इसमें मदद लेके हम लोग अगर घर घर में इसके जो भी कमियां नजर आती है, जिंक हो, आयरन हो, बायोटिन हो, इसके हम लोग टैबलेट्स या मेडिकेशन दे सकते हैं। और लोगों में का दिलों में का जो डर है उनके साथ बात करके, लगातार बात करके उसके हम लोग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दो चीजें, पहली बात तो ये है कि वहां पर आपने सही कहा कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और दूसरी बात जांच की जरूरत है, और जांच में जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर ही आगे वहां पर काम किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर हितांशु साहब, आपके पास आते हैं, आपने कहा कि अपने बालों की केयर आप अच्छे से करिए, ऑयलिंग करिए या फिर अच्छे तरीके से हेड वॉश कीजिए, बावजूद इसके अच्छी डाइट भी लीजिए। ये सब कुछ करने के बाद, ये तो इलाका बुल्ढाना इलाके की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से हमारे देश में इलाके हैं जहां पर इतना सब अच्छी डाइट लेने के बाद, अच्छी केयर करने के बाद भी लोगों के बाल झड़ते हैं, और वहां पर भी अब लोग इस खबर को देखने के बाद परेशान हैं कि हमारे इलाके का पानी भी इसी तरह का है, उसमें भी लेड की मात्रा ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी कल को इसका शिकार हो सकते हैं? इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर लोगों में ये डर है कि मे बी ये पानी की वजह से हो रहा है और ये अगर चीज फैल रही है, तो हम जब हम वॉश कर रहे हैं हमारे बालों को, तो हम वो पानी को बॉईल करके वॉश कर सकते हैं। वो पानी बॉइल्ड होना चाहिए, या तो फिर हम फिल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल्टर्ड वाटर का यूज कर सकते हैं टू वॉश आवर हेयर। और ये जो बाकी जगहों पे अगर ये हो रहा है, लोगों को डर है कि हमारे भी बाल झड़ जाएंगे, तो स्ट्रेस से तो और ज्यादा बाल झड़ता है। सो मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि अगर ये लोकलाइज्ड है, किसी एक ही रीजन में दिख रहा है, तो डरने की बात नहीं है। जैसे कि हमारे डॉक्टर्स ने बोला है कि बहुत ही जल्दी टेस्ट के रिपोर्ट्स आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, हमको कॉज पता चल जाएगा, हम करेक्ट मेडिकेशन उसको देके सब कुछ ठीक करेंगे, धीरे धीरे बाल वापस आ जाएंगे, जो आ ही रहे हैं। पर हम उनको और सपोर्टिव थेरेपीज देके वापस ला सकते हैं। तो जो दूसरे हैं उनको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे और बाल झड़ते हैं। ठीक है डॉक्टर सुमित, वायरस भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है, कुछ भी कारण हो सकता है, हमें रिपोर्ट्स का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सर, ये सवाल बालों का है, जब जाहिर सी बात है बाल आपकी पर्सनैलिटी से जुड़े हुए हैं और बालों की बात आती है और इसको लेकर लोग चिंतित भी रहते हैं। जब तक नहीं होता तब तक देखिए, शुरुआत एक गांव से हुई, अब फैलते फैलते ये 12 गांव को अपनी चपेट में ले लिया। दूसरी बात जो इससे भी बड़ा इशू वहां पर हो रहा है कि वहां पर लोग उन गांव में एंट्री नहीं कर रहे हैं, लोगों के बाल तक नहीं काटे जा रहे हैं, वहां पर हर कोई खौफ में है। एक्चुअली जब भी कोई इस तरीके की, जैसे डॉक्टर शरद ने भी कहा कि ऐसी जब कोई स्थिति पैदा होती है तो 2 तरीके की चीजें जन्म लेती हैं, एक मिस इन्फॉर्मेशन, एक डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि चीजों का ना पता होना, वो ठीक है, उनको समझाया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि डिस इन्फॉर्मेशन वो होती है कि जानबूझ के ऐसी अफवाह फैलाई जाती है जिससे लोगों में पैनिक हो। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, कई सोशल रीजंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए। और जैसा कि एक अन्य एक्सपर्ट ने भी हमारे कहा, इसमें उन्हीं की सलाह लेनी चाहिए जो विशेषज्ञ हैं, वो जो चीजों को समझते हैं। इधर उधर की सलाह लेकर के खुद भी अपने अंदर एक जो है
परेशानी पैदा करना और एक भ्रांति समाज में फैलाना ना तो समाज के लिए अच्छा है, ना तो देश के लिए अच्छा है। इसलिए अफवाहों से बचें और हमारे जो योग्य चिकित्सक हैं उनकी परामर्श लें और उसी अनुसार उनकी सलाह पे जो है काम करें। और देश की हमारे जो एजेंसियां हैं, चाहे ICMR हो या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो, सब इस पर नजर बनाए हुए हैं और इसका जल्द ही जल्द कोई ना कोई उपाय निकलेगा और हम सभी ठीक रहें। चलिए डॉक्टर सुमित, आप वायरोलॉजिस्ट भी हैं, ये भी साथ ही साथ बताते चलिए सर, क्योंकि केसेस ऐसे भी वहां पर सामने आए हैं जहां पर लोग ठीक भी हो रहे हैं, यानी कि वापस उनके बाल आ रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने चिकित्सीय सलाह ली हो, दवा वगैरह उनको दी गई हो। तो क्या ऐसी स्थिति में हम इस तरह के इश्यूज को वायरस से कनेक्ट करेंगे या कोई फंगल इन्फेक्शन से कनेक्ट करेंगे जो बाद में ठीक होती जा रही है? हम बेसिकली इसको पहले तो फंगल इन्फेक्शन से ही कनेक्ट करेंगे। रीजन ये है कि देयर आर वेरी मेनी फंगल इन्फेक्शंस, वो नोन है कि वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को इन्फेक्ट करते हैं। और अब जैसा कि मैं कह रहा हूं, अगर वहां की परिस्थिति देखी जाए कि वहां पर TDS ज्यादा है, एक हार्ड वाटर है और एक साल्टी कंडीशन है, वहां पे पानी का खारापन, तो तमाम सारे ऐसे फंजाई हैं और बैक्टीरिया हैं जो कि खारे पानी में ही पनपते हैं और उनको हैलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया जाता है। और हो सकता है उनमें से कुछ ऐसा हो जो इस तरीके का इन्फेक्शन कर रहा हो फॉर टाइम बीइंग, और उसके बाद फिर जब उसका इन्फेक्शन मान लीजिए सेल्फ लिमिटिंग है तो उसके बाद नए बाल फिर आना शुरू हो रहे हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा इसको अभी बैक्टीरिया या फंजाई से जुड़ा ज्यादा देखते हैं कंपेयर टू एनी वायरलिटी। क्या इस तरह के कुछ केसेस आपने उन तमाम इलाकों में भी देखे हैं जहां पर हार्ड वाटर होता है? क्या ऐसी कुछ इश्यूज वहां भी आते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर सुमित, डॉक्टर अग्रवाल से प्रश्न करें शायद कुछ। हाँ डॉक्टर अग्रवाल, आप रख दीजिए जवाब। हार्ड वाटर देखिए ये बड़ा ही कॉमन कॉज है। हाँ। हार्ड वाटर की वजह से, जैसा डॉक्टर हिताशा ने बताया कि पहला तो गुड डाइट और आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसके साथ साथ ये जो हार्ड वाटर है ये आजकल जो इस समय आपने पहले भी सवाल पूछा था कि इसके अलावा भी हेयर फॉल बड़ा कॉमन हो गया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है हेयर फॉल की। उसका बहुत बड़ा कारण हार्डनेस ऑफ वाटर है। तो जो TDS बढ़ा हुआ है दैट इज ए वेरी वेरी मच कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, लेकिन वो एक्यूट ऑनसेट नहीं हो सकता। ये एक बात है। जैसा कि अभी तुरंत ये पिछले 10 दिन का या एक हफ्ते का ही पूरा इंसिडेंस नजर आ रहा है, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन नहीं हो रहा है कि अगर हार्ड वाटर का है तो वो ओवर द टाइम पीरियड हो ही रहा होगा। अभी सडनली तो हार्ड वाटर हो नहीं गया है वहां पे, बिल्कुल। तो इसलिए वो एक इन्फेक्शन वाली थ्योरी जरूर अभी रूल आउट नहीं हुई है। लेकिन यस, मैं फिर बता रहा हूं कि जब रिजल्ट आएंगे इट विल बी ए कंट्रीब्यूटरी वन। कुछ पहले से ही वहां वार्डनेस चल रही थी, बट सडनली जो किसी इन्फेक्शन की वजह से अभी ज्यादा बढ़ गया है, तो वो सारे कंपाइल्ड अप हो गए हैं। जो पुराने TDS की वजह से वार्डनेस हो रही है, जो अभी एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। डॉक्टर VD तेमुरनीकर जी, अब आपके पास आते हुए, अभी तक खबरें आपको क्या मिली? क्या हार्ड वाटर हो सकता है, इन्फेक्शन है या कोई वायरस है, क्या आप समझे? कैसा है, अभी तो एजेंसी है जांच में लगी है। हाँ। तो ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। हार्ड वाटर भी हो सकता है, उसमें के टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और अभी तो वायरस भी हो सकता है। अभी तो जांच चल रही है और उसके रिजल्ट्स आना बाकी है। तो नोबडी इज श्योर कि अभी एग्जैक्टली उसका कारण क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी हो सकता है कि 1-2 गांव में हुआ हो और फिर उसके बाद बाकी गांव, क्योंकि वहां पर मिस इन्फॉर्मेशन जल्दी फैल रही है। अभी तक केवल 11 गांव की सुबह तक जब हमने बात की बात आ रही थी, अभी हाल फिलहाल में जो हमारे रिपोर्टर बता रहे कि 12वें गांव में भी इस तरह की बातें चल रही है। 12वें गांव में भी आ गया है और 188 इज अभी दोपहर 3 बजे की जो ये है संख्या है वो 188 है। तो ये हफ्ते भर में, हफ्ते 10 दिन में ये 188 केसेस हो गए। पहले 50 जो हुए थे, हाँ। उसके बाद वो बाकी के गांव में भी फैलना शुरू हो गया है। तो वो एरिया में फिलहाल के लिए तो अभी है, फैल रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर उसकी वजह पता चलती है तो वजह पता चलने के उसके ऊपर
रोक लगाएंगे या उसका एग्जैक्ट मेडिकेशन। अच्छा, एक चीज और जो अभी बातचीत में तमाम आप ही पैनलिस्ट के बीच में ये बात उठी थी, जिसका एक जवाब, क्योंकि आप सर उस इलाके से वाकिफ भी हैं, क्या वहां पर आसपास कोई ऐसी केमिकल फैक्ट्री भी है? क्योंकि ये भी इस बात को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि उसी का कोई जहरीले पदार्थ जो है वो पानी में घुल गए हों। नहीं, ऐसी जानकारी तो नहीं है कोई केमिकल फैक्ट्री वगैरह, क्योंकि हर फैक्ट्री अगर रहती है, हर फैक्ट्री में से कोई ना कोई केमिकल हवा में तो छोड़ा जाता है या पानी में छोड़ा जाता है। तो ये भी एक थियरी बताई जाती है। कुछ मेरी बात एक लेडी डॉक्टर से हो गई वहां की, तो ये भी कहती कि वहां लोनार का एक लेक है, और लोनार लेक जो है वो एरिया में है, उसका पानी जो है वो खारा पानी है। वो भी एक वजह हो सकती है, ऐसी भी एक थियरी उसमें चल रही थी। तो लेकिन अगर हम उस थ्योरी को लेकर चलते हैं तो फिर अचानक से कैसे होगा? ये तो लेक तो बहुत पुरानी होगी ना। वही है ना, वही है। तो जांच का विषय वही है कि अचानक से क्यों होगा। तो अचानक से होगा इसका मतलब जैसे कि वायरस या फंगस या ये हो सकता है इसमें ज्यादा करके, ऐसा लगता है। या फिर मैंने जैसे कहा कि कोई पेस्टिसाइड अभी नया आया है और वहां के खेतों में उन्होंने यूज किया है नया पेस्टिसाइड, उसका भी हो सकता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड द एजेंसीज आर लुकिंग आफ्टर। इंतजार हमें रिपोर्ट का करना होगा, लेकिन इस बीच जब तक रिपोर्ट नहीं आती डॉक्टर अग्रवाल, उस बीच क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, जब तक रिपोर्ट नहीं आती, सबसे ज्यादा वहां पे अवेयरनेस एंड कंसोलिडेशन जरूरी है। वहां पे लोगों को बताना जरूरी है, जैसे कि वहाँ इलिटरेसी है। इवन जहाँ इलिटरेसी नहीं है, हमने कोविड के टाइम में भी देखा था किस तरह से नई नई थ्योरी चल रही थी। तो ये वहां के हेल्थ डिपार्टमेंट को जरूर करना चाहिए कि लोगों को इंश्योर करें, थोड़ा उन्हें कंसोलिडेट करें, उन्हें बताएं कि ऐसा नहीं है, इसमें घबराएं ना। और चीजों को ये जरूर देखें कि ऐसे जैसे डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन वो क्लब होके सब जगह ना फैलें। इस समय ये जरूरी है, जो मेडिकल वाला पार्ट है वो गांव वालों के हाथ में नहीं है, वो टीम कर रही है, एजेंसीज कर रही है, और अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंगली वो एक्शंस लेंगी अपने टाइम पर। बट अभी उनको वहां पर एजुकेट करने की जरूरत है, उन्हें दिलासा देने की जरूरत है कि परेशान ना हो। जैसे बताया को दैवीय शक्ति हो रही है या कोई भगवान टूट गए हैं, इस तरह की बता रहे थे डॉक्टर साहब के, वहां पे ऐसी भी बात चल रही है। उन चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट जो हमें अभी वहां करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, एजुकेट, अवेयरनेस और थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है जब तक इसकी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।